स्टूडेंट, आज का वीडियो लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। आज कक्षा 11वीं के अध्याय 1 रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं पाठ शुरुआत करेंगे, यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसका सबसे पहले परिचय यानी इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? रसायन शास्त्र नाम से ही स्पष्ट होता है कि रसायन शास्त्र रस तथा रंजकों का शास्त्र है, अर्थात वैज्ञानिक अध्ययन। रसायन को केमिस्ट्री कहा जाता है। भारत के चरक, वाणभट्ट तथा नागार्जुन रसायन के ज्ञाता है। मिस्र देश का प्राचीन नाम केम था। मिस्र देश का प्राचीन नाम केम था। क्या नाम था? केम। इसी शब्द के कारण रासायनिक क्रियाओं को केमिया और इन क्रियाओं को जानने वालों को केमियागार कहा गया। इसी शब्द के कारण रासायनिक क्रियाओं को केमिया तथा इन क्रियाओं को जानने वालों को केमियागर कहा गया। केमियागार कहा गया। क्या कहा गया? केमियागार कहा गया। केमिया शब्द ही समय के साथ परिवर्तित होते हुए केमिस्ट्री शब्द में बदल गया। यानी ये जो केमिया शब्द है ये धीरे धीरे परिवर्तित होते गया और केमिस्ट्री शब्द में बदल गया। ठीक है। एक अन्य मान्यता के अनुसार केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द केमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है गुप्त या रहस्य। ठीक है, जिसका अर्थ गुप्त या रहस्य होता है। यानी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री शब्द कैसे बना। ठीक है। सबसे पहले मिस्र देश का प्राचीन नाम क्या था? केम था। क्या नाम था? केम था। और इसी केम शब्द के कारण रासायनिक क्रियाओं को क्या कहा गया? केमिया कहा गया। इस केम शब्द के कारण रासायनिक क्रियाओं को केमिया कहा गया। ठीक है। और इन रासायनिक क्रियाओं को जानने वालों को क्या कहा गया? केमियागार। क्या कहा गया? केमियागार। ठीक है। और इस केमिया शब्द ही धीरे धीरे समय के साथ साथ परिवर्तित होते गया और किसमें बदल गया? केमिस्ट्री। किसमें बदल गया? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बदल गया। कौन सा शब्द? केमिया शब्द। धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होते गया, समय के साथ परिवर्तन होता गया और ये किसमें बदल गया? केमिस्ट्री में बदल गया। ठीक है। और एक अन्य मान्यता के अनुसार केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द की केमिया से हुई है, जिसका अर्थ गुप्त या रहस्य भी होता है। और हम देखते हैं, ये तो आपका हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम रसायन शास्त्र की परिभाषा क्या देखेंगे? रसायन शास्त्र की परिभाषा लिखेंगे। रसायन शास्त्र की परिभाषा। रसायन शास्त्र क्या है? किसको कहेंगे? यानी केमिस्ट्री क्या है? रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थ, उनके संगठन, गुणों तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कराती है। क्या लिखेंगे परिभाषा? रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है। रसायन शास्त्र विज्ञान की
वह शाखा है, वह शाखा है जो पदार्थ उनके संगठन, जो पदार्थ उनके संगठन, पदार्थ उनके संगठन, गुणों तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कराती है। गुणों तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कराती है। क्या कहलाता है? रसायन शास्त्र कहलाता है। यानी साधारण सी परिभाषा में लिखेंगे तो रसायन शास्त्र विज्ञान की भाषा का है, इसमें पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, या फिर रसायन शास्त्र विज्ञान की भाषा का है जो पदार्थ उनके संगठनों, गुणों तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, यानी अध्ययन कराती है। क्या कहलाता है? रसायन शास्त्र कहलाता है। ठीक है। फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी आधुनिक रसायन का जन्मदाता लेवोजियर को कहा जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र के जन्मदाता, आधुनिक रसायन शास्त्र के जन्मदाता, पोस्टर में लिख सकते हैं फादर, लिखेंगे पोस्टर में फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर को कहा जाता है। लेवोजियर को कहा जाता है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन है? लेवोजियर। कौन है? लेवोजियर। ठीक है। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन और परिभाषा और आधुनिक रसायन शास्त्र के जन्मदाता। अब रसायन की शाखाएं, रसायन की शाखाएं हेडिंग रहेगा। इसमें पहला नंबर अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। दूसरा नंबर कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। तीसरा नंबर भौतिक रसायन, भौतिक रसायन। चौथा नंबर वैश्लेषिक रसायन, वैश्लेषिक रसायन। पांचवा नंबर औद्योगिक रसायन, औद्योगिक रसायन। छठवां नंबर कृषि रसायन, कृषि रसायन। सातवां नंबर जैव रसायन और आठवां नंबर नाभिकीय रसायन। नौवां नंबर में लिख लेंगे विद्युत रसायन। ठीक है। इसके साथ साथ बहुलक रसायन भी होता है। तो इस तरह से रसायन की शाखाएं अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, वैश्लेषिक रसायन, औद्योगिक रसायन, कृषि रसायन, जैव रसायन, नाभिकीय रसायन और फिर विद्युत रसायन। तो सबसे पहला नंबर लिखेंगे अकार्बनिक रसायन। ठीक है। आप लोग अपना कॉपी पेन लेके ही वीडियो देखेंगे और नोट्स बनाते हैं। तो सबसे पहला नंबर है, क्या है? अकार्बनिक रसायन। इसके अंतर्गत सभी तत्वों एवं
उसके यौगिकों के साथ कार्बन के कुछ यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। ये अकार्बनिक रसायन है। इसके अंतर्गत सभी तत्वों एवं यौगिकों के साथ कार्बन के कुछ यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? अकार्बनिक रसायन। अब आता है दूसरा नंबर, कार्बनिक रसायन। इसके अंतर्गत पेड़ पौधे जीव जंतुओं से प्राप्त, ठीक है, पेड़ पौधे जीव जंतुओं से प्राप्त कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत कार्बनिक रसायन के अंतर्गत। उसके बाद आता है आपका भौतिक रसायन। भौतिक परिवर्तन, भौतिक अवधारणाएं, नियम व सिद्धांतों के अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, भौतिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद आता है आपका वैश्लेषिक रसायन। वैश्लेषिक रसायन तत्वों या यौगिकों का आकलन, इसके अंतर्गत वैश्लेषिक रसायन के अंतर्गत तत्वों एवं यौगिकों का आकलन एवं पहचान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। पांचवा नंबर में आता है औद्योगिक रसायन। ठीक है। औद्योगिक रसायन में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, यानी उद्योगों को बढ़ावा देने वाले पदार्थ जैसे सीमेंट हो गया, कांच हो गया, इस्पात हो गया, वस्त्र इत्यादि से जुड़े रसायन का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? औद्योगिक रसायन के अंतर्गत। किसका अध्ययन किया जाता है? उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, यानी बढ़ावा देने वाले पदार्थ जैसे सीमेंट हो गया, कांच हो गया, इस्पात हो गया, वस्त्र हो गया इत्यादि से जुड़े रसायन का अध्ययन औद्योगिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद आपका आता है कृषि रसायन। कृषि रसायन में खनिज लवण, अकार्बनिक आयंस, उर्वरक का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत कृषि रसायन, खनिज लवण हो गया, अकार्बनिक आयंस, उर्वरक का अध्ययन कृषि रसायन के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद आता है आपका सातवां नंबर जैव रसायन। जैव रसायन में सूक्ष्म जीवों में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन जैव रसायन के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद आता है आपका नाभिकीय रसायन। नाभिकीय अभिक्रियाएं, परमाणु संरचना, विखंडन, नाभिकीय संलयन, रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? नाभिकीय रसायन के अंतर्गत किया जाता है। ठीक। विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में रासायनिक अभिक्रिया और विद्युत, इसके बीच जो संबंध बताता है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? विद्युत रसायन के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। जैसे नाभिकीय रसायन में क्या होता है? नाभिकीय रसायन में नाभिकीय अभिक्रियाएं, परमाणु संरचना, विखंडन, नाभिकीय संलयन, रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का अध्ययन नाभिकीय रसायन के अंतर्गत किया जाता है। ये तो हो गया आपका रसायन की शाखाएं। अब आपका आता है रसायन शास्त्र का महत्व एवं कार्यक्षेत्र। रसायन शास्त्र का महत्व एवं कार्य क्षेत्र। ठीक है। इसमें सबसे पहले रसायन शास्त्र का महत्व और कार्य क्षेत्र में दवाओं का रसायन, इसमें पहला नंबर आएगा दवाओं का रसायन। दवाओं का रसायन, दवाओं का रसायन में जैसे जीवन रक्षक दवाएं, जीवन रक्षक दवाएं, क्या क्या? जीवन रक्षक दवाएं जैसे टेक्सॉल एवं सिस्प्लेटिन। टेक्सॉल एवं सिस्प्लेटिन, ये कैंसर के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। इसका सिस्प्लेटिन का उपयोग, टेक्सॉल एवं सिस्प्लेटिन का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। AZT, ठीक है,
क्या हो गया, AZT, एनिडोथाइमिडीन। ठीक है, AZT, एनिडोथाइमिडीन। इसका उपयोग एड्स के इलाज में किया जाता है। एनिडोथाइमिडीन, एनिडोथाइमिडीन, इसका उपयोग इसमें किया जाता है, एड्स के इलाज में किया जाता है। एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के इलाज में किसका उपयोग किया जाता है, एनिडोथाइमिडीन का उपयोग किया जाता है, AZT। ठीक है, देखिए एनिडोथाइमिडीन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर आएगा कीटाणुनाशी एवं सफाई की। ठीक है, ये हो गया पहला इसका। दूसरा नंबर कीटाणुनाशी एवं सफाई के लिए, सफाई के लिए। एक तीसरा नंबर एंटीसेप्टिक, फिर चौथा टीका। ये दूसरा हो गया, तीसरा एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक, और चौथा है टीका, टीके के लिए। ठीक है, अब ये तो हो गया दवाओं में रसायन, इसमें जीवन रक्षक दवाएं। अब दूसरा नंबर औद्योगिक क्षेत्र में रसायन। दूसरा नंबर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र में रसायन। औद्योगिक क्षेत्र में रसायन, जैसे औद्योगिक क्षेत्र में जैसे रेयान, नायलॉन, डेक्रान, अरलान आदि के संश्लेषण। किसका किसका, रेयान पहला नंबर, रेयान, नायलॉन, डेक्रान, नायलॉन, डेक्रान, अरलान, अरलान आदि की संश्लेषण, आदि के संश्लेषण। उसके बाद इसका दूसरा नंबर जो होता है, जैसे विभिन्न प्रकार के रंग, पेंट, वर्निश के निर्माण। विभिन्न रंग, पेंट, वर्निश के निर्माण में। उसके बाद इसी का तीसरा नंबर, जैसे सीमेंट, कांच, सेरामिक उद्योग। ठीक है, सीमेंट, कांच, सेरामिक उद्योग। सीमेंट, कांच, सिरेमिक उद्योग, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में धातु निष्कर्षण, चौथा नंबर धातु निष्कर्षण, धातु निष्कर्षण। तो ये हो गया आपका औद्योगिक क्षेत्र में रसायन। उसके बाद कृषि में रसायन, तीसरा नंबर कृषि में रसायन। कृषि में रसायन, इसमें रासायनिक उर्वरक निर्माण, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट। रासायनिक उर्वरक के निर्माण, रासायनिक उर्वरक की निर्माण, जैसे रासायनिक उर्वरक के निर्माण, जैसे
यूरिया, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। उसके बाद क्या आता है? सुपर फास्फेट, सुपर फास्फेट। ये हो गया आपका कृषि में रसायन। फिर चौथा नंबर आता है आपका रासायनिक कीटनाशक। क्या आता है? रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशक। इसके अंतर्गत पहला नंबर गेमेक्सेन, गेमेक्सेन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डीडीटी, गेमेक्सेन, डीडीटी। उसके बाद सल्फस, ठीक है। ये डीडीटी का जो फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है। डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है। तो ये जो गेमेक्सेन हो गया, डीडीटी हो गया, सल्फस और एक लिख लीजिए यहाँ सल्फस, सल्फस, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका औद्योगिक रसायन, ठीक है। क्या आ गया? औद्योगिक रसायन। पांचवा जो है रसायन और ऊर्जा संसाधन, ठीक है। ये रसायन शास्त्र का महत्व कार्य क्षेत्र का अगला पांचवा नंबर है। इसमें जैसे जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन यानी जीवों के अवशेषों से बना ईंधन को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे पेट्रोल आ गया, आपका नाभिकीय ईंधन आ गया, नाभिकीय ऊर्जा आ गया, परमाणु ऊर्जा आ गया, ठीक है। ये सब। उसके बाद में आपका युद्ध काल में रसायन, छठवां नंबर युद्ध काल में रसायन, युद्ध काल में रसायन। युद्ध काल में रसायन, इसमें आपका टीएनटी, नाइट्रोग्लिसरीन यानी ग्लिसरॉल, ये आ जाएगा टीएनटी, नाइट्रोग्लिसरॉल, टीएनटी, नाइट्रोग्लिसरॉल। उसके बाद कुछ विषैले गैस भी होता है जैसे मस्टर्ड गैस, ठीक है। मस्टर्ड गैस, लेविसाइट, फास्फीन, ठीक है। तो विषैली गैसें जैसे आप लिख सकते हैं विषैली गैस जैसे मस्टर्ड गैस। उसके बाद आपका आ जाएगा लेविसाइट, फास्फीन, लेविसाइट, फास्फीन, ठीक है। ये सब युद्ध काल के रसायन में आता है। इसे यहाँ पर टीएनटी यानी ट्राइनाइट्रोटैल्यूइन होता है। टीएनटी का फुल फॉर्म ट्राइनाइट्रोटैल्यूइन। ये तो आपका रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणा में इसका परिचय, रसायन शास्त्र की परिभाषा, रसायन शास्त्र की शाखाएं और रसायन शास्त्र का महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र, ये 6 हो गया, ठीक है। और कुछ बेसिक तत्वों के परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भर में बता रहा हूँ। तो हर पाठ में कम से कम
ये जो तत्व आएगा आपको जानना, बेसिक जानना जरूरी है। जैसे कुछ तत्व की परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार, यानी एटॉमिक नंबर और क्या है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर को Z से दर्शाएंगे और एटॉमिक मास को A से दर्शाएंगे। ठीक है, इसमें जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, हाइड्रोजन हो गया, सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम, ठीक, और आपका मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, क्लोरीन और ब्रोमीन, और आपका हो जाएगा सिलिकॉन, फास्फोरस, बोरान, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है, और सिल्वर, सल्फर, क्रोमियम, आयरन, कॉपर, ये हो गया आयरन, ये हो गया आपका कॉपर। ठीक है, इन तत्वों का आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु भार जानना जरूरी। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन जो है इसका परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और ये 23 होता है। उस तत्वों का परमाणु क्रमांक को डबल कर देने से उसका परमाणु भार आ जाता है, लेकिन सभी तत्वों का ऐसे नहीं है। इसमें कुछ तत्वों का है, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, परमाणु भार 14, यानी एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14। ऑक्सीजन है 8, इधर 16, कार्बन 6, 12, परमाणु भार 12, कैल्शियम का 20 और इधर 40, मैग्नीशियम का कितना होता है 12, इधर 24, और पोटेशियम का कितना होता है 19 और यहाँ पर 39.95 होता है, यानी 40 मान चलो, और एल्युमिनियम का 13 और यहाँ पर परमाणु भार 27, फ्लोरीन का कितना होता है परमाणु क्रमांक 9 और इसका जो परमाणु भार होता है 19, क्लोरीन का 17 और 35.5, ठीक है। ब्रोमीन का कितना होता है 35 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 80। उसी प्रकार से बोरान है, बोरान का 5 और परमाणु भार 11, ठीक। उसी प्रकार सिलिकॉन है, सिलिकॉन का कितना होता है 14 और यहाँ पर 28। फास्फोरस, ठीक है 15, फास्फोरस कितना होता है 15, परमाणु भार 31। सिल्वर का 47 और इसमें कितना हो जाएगा 108। उसी प्रकार से आपका सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, परमाणु भार कितना हो जाएगा 32। क्रोमियम का 24 और परमाणु भार कितना हो जाएगा 52, 24 हो गया 52, ठीक है। आयरन का 26 और यहाँ परमाणु भार 56 और जो कॉपर है, कॉपर का कितना होता है 29, कॉपर का 29 और यहाँ 53.5। तो इस प्रकार से कुछ तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार जानना जरूरी है, क्योंकि कक्षा 11वीं का केमिस्ट्री में बेसिक चीज जानना जरूरी है, ठीक है। मैं कुछ कंपाउंड के नाम एवं सूत्र भी दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसको भी आपको
याद करना है। कुछ कंपाउंड के नाम व सूत्र, कुछ कंपाउंड के नाम व सूत्र। जैसे मीथेन, जैसे मीथेन को क्या कहते हैं? मार्श गैस है, दलदली गैस भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है CH4, मीथेन कितना होता है? CH4। उसी प्रकार से एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का C2H5OH, मेथिल एल्कोहल, इसका सूत्र क्या होता है? CH3OH। क्या होता है? CH3OH, ठीक है। एसिटिक एसिड, जिसको सिरका विनेगर भी कहते हैं, एसिटिक एसिड, इसको सिरका भी कहा जाता है, विनेगर भी कहते हैं। इसका जो आपका सूत्र होता है CH3COOH, CH3COOH। उसी प्रकार से एसीटोन, क्या है? एसीटोन को नेल पॉलिश का थिनर भी कहते हैं, कहते हैं नेल पॉलिश का थिनर। CH3 इसका सूत्र होता है CH3। उसके बाद में आता है यूरिया का सूत्र होता है NH2CO, NH2, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज, सबको मालूम होगा ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल का CH2OH, यानी CH2OH सिंगल वन, CH2OH, एथिलीन ग्लाइकॉल। उसके बाद आता है आपका अमोनिया, तो याद करना है अमोनिया का होता है NH3। एक ऑक्जेलिक एसिड, COOH सिंगल बॉन्ड, COOH। ये हो गया आपका ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र। उसके बाद ग्लिसरॉल, आप लोग घर में यूज करते होंगे ग्लिसरीन, ठीक है। उसमें वाटर ऐड रहता है, वाटर उसमें मिक्स रहता है, यानी CH2OH, CH2OH, इसका सूत्र हो गया ग्लिसरॉल। उसी प्रकार से आपको फार्म एल्डिहाइड, इसका जो सूत्र होता है HCHO। इसमें फार्मेलिन भी होता है, फार्मेलिन वाले से जो आप लोग प्रयोगशाला में जाएंगे तो मेंढक को, काकरोच को, कोई भी जीव जंतु को बोतल में भर के रहते हैं, उसमें क्या मिक्स रहता है? फार्मेलिन।
इसमें 40% फॉर्मेल्डिहाइड रहता है और 60% पानी रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है डाईएथिल ईथर। डाईएथिल ईथर यानी सूत्र क्या होगा, C2H5O C2H5 C2H5O C2H5 डाईएथिल ईथर। तो ऐसे कंपाउंड को याद करना जरूरी है, क्योंकि लगभग हर पाठ में जैसे कार्बनिक रसायन वाला जो यूनिट पढ़ेंगे उसमें लगभग आएगा। ठीक है, या तो फिर फिजिकल केमिस्ट्री में भी ये सब नाम देखने सुनने को मिलेगा आपको, इसका फार्मूला याद रखना है। अब हम देखते हैं कुछ एटॉमिक मास निकालना सीखेंगे और मोलर मास, एटॉमिक मास और मोलर, एटॉमिक मास और मोलर मास। एटॉमिक मास किससे दर्शाएंगे, इसको ए से, और मोलर मास को एम से। इसको ए से दर्शाते हैं और इसको एम से दर्शाते हैं। इसको परमाणु भार हिंदी में और इसको अणु भार इधर लिख लेते हैं। परमाणु भार, ये हो गया आपका अणु भार। ठीक है, तो परमाणु भार जैसे अभी मैं बताया था, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 AMU, या फिर आप इसको U खली भी लिख सकते हैं। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 AMU। ठीक है, उसके बाद सल्फर का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 16, परमाणु भार 32 AMU। कार्बन का कितना होता है, 12। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, AMU या फिर U खली भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे मोलर मास, अणु भार, O2 का निकालना है, किसका निकालना है, O2 का निकालना है, S8 का निकालना है, P4 का निकालना है। तो O2 का मोलर मास कैसे ज्ञात किया जाता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार यानी कितना होता है, एटॉमिक मास 16 इंटू कितना ऑक्सीजन है 2, यहाँ पर इसको गुणा करने में कितना हो जाएगा, 32 AMU। उसी प्रकार से सल्फर का कितना होता है, एटॉमिक मास 32 इंटू यहाँ कितना है 8, इसको गुणा करेंगे तो 8 2 16 8 24 और 1 25, 256 AMU। उसी प्रकार फास्फोरस, फास्फोरस का कितना होता है 31, कितना होता है 31 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा 1 2 4 124 AMU। तो इस प्रकार से किसी भी कंपाउंड का या फिर किसी का भी अणु भार हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यानी M बराबर क्या होता है, सिग्मा E। M बराबर क्या होता है, सिग्मा E। सिग्मा E का मतलब सम ऑफ A, समेशन ऑफ एटॉमिक मास, समेशन ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, M बराबर समेशन ऑफ एटॉमिक मास। M यानी मोलर मास बराबर समेशन ऑफ एटॉमिक मास, यानी परमाणु भार, यानी अणु भार बराबर परमाणु भारों का योगफल। क्या लिखेंगे, अणु भार बराबर परमाणु भारों का योगफल, परमाणु भारों का योगफल। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है तो क्या लिखेंगे, MCO2। क्या लिखेंगे, FCO2।
CO2 या फिर क्या लिखेंगे m of CO2, क्या लिखेंगे मोलर मास m of CO2 या फिर क्या लिखेंगे मोलर मास ऑफ CO2। इसको लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ CO2 या फिर CO2 का अणुभार, ये लिख सकते हैं CO2 का अणुभार। तो आप इसको 1 2 3 4 प्रकार से लिख सकते हैं। एक यानी m of CO2, MCO2, m of CO2, मोलर मास ऑफ CO2 या फिर CO2 का अणुभार। तो इतना लंबा लिखना नहीं है, इसको डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे MCO2 यानी CO2 का मोलर मास बराबर निकालेंगे। कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू कितना करेंगे 2 करेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 12 प्लस 16 दूनी 32 बराबर कितना हो गया 44 AMU। तो इस प्रकार से परमाणु भारों का योगफल आपको ज्ञात करना है। किसी भी कंपाउंड का मोलर मास यानी अणुभार ज्ञात करना है तो उसका क्या ज्ञात करना है परमाणु भारों का योगफल। आप लोग समझ में आ गया होगा। जैसे आप लोग को होमवर्क दिया जाए, जैसे निम्नलिखित यौगिकों का अणुभार ज्ञात कीजिए, यानी निम्नलिखित कंपाउंड का मोलर मास ज्ञात कीजिए। जैसे पहला नंबर है H2O, दूसरा नंबर है CH4, तीसरा नंबर है C2H5O C2H5, ठीक है। चौथा नंबर है यूरिया, जैसे NH2CONH2। उसके बाद में पांचवा नंबर SO2, छठवां नंबर CO, ठीक है। उसी प्रकार से ग्लूकोज का भी निकाल सकते हो C6H12O6, ठीक है। तो इतना का आप अपनी कॉपी में क्या निकालोगे अणुभार मोलर मास। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मैं निकाल के बता दें, सेम वैसी इसका निकालना है H2O CH4 C2H5O C2H5 NH2CO NH2 SO2 CO C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू।